हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का चैप्टर नंबर 21। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 21 जो कि लास्ट लेक्चर भी है। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। जितना भी मेडिकल डिवाइस यूज होते हैं अपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या अपने मेडिकल सेक्टर में, उसको लेकर के कुछ बातें समझनी है हमको। ठीक है, उनका कुछ कैटेगराइजेशन है और उसके सेल और मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के कुछ एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि कुछ लॉज हैं, कुछ नियम हैं। तो आप फटाफट देखते हैं इसको। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लें, और वो बात क्या है? बात ये है कि मेडिकल डिवाइस का मतलब होता क्या है। ठीक है, तो मेडिकल डिवाइस यानी कि मेडिकल डिवाइस की डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है एनी इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र, एपरेटस, कोई भी एपरेटस हो सकता है, एप्लायंस कोई मशीन हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर, इवन सॉफ्टवेयर भी इसके अंदर काउंट होता है, मटेरियल हो सकता है और अदर आर्टिकल, सारी चीजें आती हैं। मशीन मतलब केवल ये नहीं लोहा लंगड़, ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर भी मशीन के अंदर काउंट होगा। ठीक है ना, एप्लायंस भी मशीन के अंदर काउंट होंगे, एपरेटस भी, कोई बर्तन वगैरह वही मशीन के अंदर काउंट होगा। कोई मटेरियल यूज हो रहा है तो वो भी मशीन के अंदर काउंट होगा। कब? अगर हम उसका इस्तेमाल डायग्नोसिस के लिए कर रहे हैं, प्रिवेंशन के लिए कर रहे हैं, मॉनिटरिंग के लिए कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूं बेटा डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मॉनिटरिंग ये सारे टर्म पता होंगे, बेसिक टर्म्स हैं। ट्रीटमेंट के लिए कर रहे हैं, एलिविएशन ऑफ डिजीज। एलिविएशन ऑफ डिजीज का मतलब होगा डिजीज को कम करना। एलिविएशन ऑफ डिजीज का मतलब क्या है? डिजीज को कम करना। ठीक है ना, डिजीज की तीव्रता को कम करना है, ठीक करना। और हैंडीकैप, ठीक है ना, या किसी के हैंडीकैप जो होता है, एलिविएशन ऑफ डिजीज और हैंडीकैप। हैंडीकैप मतलब मान लो किसी के हैंडीकैप में सहायता के लिए हम जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब इसके अंदर काउंट होते हैं। इन्वेस्टिगेशन, रिप्लेसमेंट, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द एनाटॉमी। एनाटॉमी की मॉडिफिकेशन, जैसे कि सपोज घुटनों का प्रत्यारोपण होता है, घुटने काट करके बीच में स्टील के घुटने लगाए जाते हैं। ठीक है, और ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी कि हम कह सकते हैं एनाटॉमी या फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में कोई चीज इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या रिप्लेस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं, आर्टिफिशियल कोई चीज लगा दे रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल, कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि अपने कॉपर टी वगैरह आता है, ये सब मशीन के अंदर, मेडिकल डिवाइसेस के अंदर काउंट होने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? तो डेफिनेशन के अंदर सारी चीजें कवर है। एंड ये सारी चीजें, एंड विच डज नॉट अचीव इट्स प्रिंसिपल इंटेंडेड एक्शन और ऑन द ह्यूमन बॉडी बाय फार्माकोलॉजिकल। कह रहा है ये सब चीजें, जो ये चीजें पढ़ ली, एंड विच डज नॉट अचीव इट्स प्रिंसिपल। बेटा थोड़ी सी लैंग्वेज में पहले बताया, लैंग्वेज थोड़ी सी हमेशा क्या रहेगी इसकी? डिफिकल्ट होती है। मैं हिंदी में समझाता चल रहा हूं, इसको आप अपनी बेसिक हिंदी लैंग्वेज में कर सकते हो। लॉ एंड एथिक्स को लेके बच्चों को काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई है, तो इसीलिए आराम से चलूंगा। लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि बहुत आराम से बात करूंगा मैं। ठीक है ना, कह रहा है ये सारी चीजें तो है ही हैं, एंड और कोई भी ऐसी चीज विच डज नॉट अचीव इट्स प्रिंसिपल, जो अपने मकसद को पूरा नहीं करती है या अपने एक्शन को पूरा नहीं करती है ह्यूमन बॉडी पर बाय, यानी कि जो उसका मकसद है वो उसको जो पूरा कर रही है या पूरा नहीं करती है, किसके द्वारा पूरा नहीं करती है? फार्माकोलॉजिकल एक्शन। मतलब अपना काम तो कर रही है लेकिन मकसद पूरा करने के लिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं करेगी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, इम्यूनोलॉजिकल एक्शन नहीं करेगी बॉडी के ऊपर, मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करेगी ह्यूमन बॉडी के ऊपर, बट विच मे बी असिस्टेड इन इट्स फंक्शन बाय सच मीन्स। लेकिन वो हेल्प कर सकती है इन सब चीजों में। तो मशीन ही होती है। मशीन का क्या कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है? कोई इफेक्ट नहीं है हमारी बॉडी के ऊपर फार्माकोलॉजिकल। ठीक है ना, क्या मशीन का कोई इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट होता है? नहीं। क्या मशीन का कोई मेटाबॉलिक इफेक्ट होता है? नहीं होता है। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर कट समझ में आ रही है? ओके, ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब यहां पर बेटा कुछ टर्म्स हैं जो 1 मार्क्स क्वेश्चन में बिल्कुल आ सकते हैं, जो तुम्हें समझने हैं। जैसे कि इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, डेफिनेशन यहां तक खत्म होगी बेटा, ये डेफिनेशन ऊपर खत्म होगी। अब क्या बोल रहा है ये? इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बहुत अच्छे से वाकिफ हो इससे आप लोग। जो इंडिया मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO,
आर द मेन रेगुलेटरी बॉडी। ये दोनों मेन रेगुलेटरी बॉडी हैं, जितने भी डिवाइसेस वगैरह बनते हैं उनको कंट्रोल करती है। दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरसीइंग, ओवरसीइंग मतलब देख रेख करने के लिए फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेस विद इन द इंडिया। क्वेश्चन बेटा 1 मार्क्स क्वेश्चन या 2 मार्क्स क्वेश्चन तुम्हारा ये क्रिएट हो गया। कौन सी रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं या बॉडीज हैं, मैं साथ साथ कराता चल रहा हूं इसको ताकि क्वेश्चन आंसर तुम्हारे इसके प्रिपेयर होते चले, जो इंडिया के अंदर फार्मास्यूटिकल और मेडिकल डिवाइसेस को कंट्रोल करती हैं, उनका देखरेख करती हैं। तो ये दो आ गई हैं तुम्हारे पास, ठीक है। ओके, द CDSCO एक्सरसाइजेस रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग। एक्सरसाइज मैंने बताया मतलब काम करती है रेगुलेटरी कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट ऑफ ड्रग। ड्रग जो इंपोर्ट्स हो रही है वो तो करता ही करता है, एंड साथ साथ में डिवाइसेस जो मशीन से इंपोर्ट होती हैं, एंड अप्रूव्स न्यू मेडिकल प्रोडक्ट्स। जो नया मेडिकल प्रोडक्ट है मशीन है उसको अप्रूव करती है, उनके क्लिनिकल ट्रायल के लिए उनको अप्रूवल देती है। द CDSCO आल्सो ओवरसीज द ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, यानी कि ये जो CDSCO है ये DCC की भी देखरेख कर रही है। द ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड उसकी भी देखरेख कर रही है, एंड द सेंट्रल लाइसेंसिंग अप्रूविंग अथॉरिटी CLAA, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं CDSCO के अंदर। द बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग मेडिकल डिवाइस कॉम्प्लायंस, ठीक है। CLAA जो है ये मेडिकल डिवाइस की कॉम्प्लायंस, क्या वो सही है इंसानों के लिए यूज करने के लिए, उसकी देखरेख करती है। तो कहीं ना कहीं CDSCO का क्या क्या रोल है वो यहाँ पर एक छोटा सा 2 मार्क्स का क्वेश्चन तुम्हारा बनेगा तो बन जाएगा, उसका आंसर ये आ गया। इन सब चीजों को कंट्रोल कर रही है DTAB को, DCC को, CLAA को, ठीक है। मशीन्स को तो कंट्रोल कर ही रही है। तो मेन हमारा इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि हम मशीन की बात कर रहे हैं, तो CDSCO जो है वो मेन इंस्टीट्यूशन है या मेन एक तरह से कह लो कि अथॉरिटी है जो मशीन्स को क्या करती है, जितने भी फार्मास्यूटिकल मेडिकल मशीन्स हैं उनकी देखरेख मतलब उसकी देखरेख में सारी चीजें होती हैं, कौन सी सही है कौन सी खराब है वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ CDSCO द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फोर्समेंट एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ मेडिकल डिवाइस रूल 2017। जो मेडिकल डिवाइस को लेकर के जो रूल्स आए हैं 2017 उनका इन्फोर्समेंट का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फोर्समेंट, उसको लागू किया है MDR 2017 को। वाइड गैजेट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन, ये गैजेट इंडिया का जो गैजेट आता है ना, गैजेट कोई भी नोटिफिकेशन होता है गैजेट होता है वो, ठीक है, गैजेट होता है GSR 78E के थ्रू, ठीक है। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, बस बता दिया। विच केम इनटू इफेक्ट ऑन 1 जनवरी 2018, ठीक है। 2017 में इंप्लीमेंट किया गया था, जो इफेक्ट में आ गया था, ठीक है। ये नोटिस पहले आ गया था और इफेक्ट में कब से लागू ही कर दिया गया था, 1 जनवरी 2018 से। अगेन तुम्हारा यहां पर ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है या 2 मार्क्स क्वेश्चन बनता है कि कौन सी डेट में लागू हुआ था और MDR 2017 को किसने लागू किया था। CDSCO द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो NRA है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, उसने इसको लागू किया था। क्लियर है। अब यहां बेटा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि कैटेगराइजेशन। 2 नंबर का क्वेश्चन आता है अगर कैटेगराइजेशन तो चीजें बड़ी आसान है। 2 नंबर के लिए केवल तुम्हें इतना करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल, MD मतलब मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, बार बार नहीं बोलूंगा अब। तो क्लासिफिकेशन ऑफ MD अकॉर्डिंग MDR 2017 आर एज फॉलो। तो इसको 4 कैटेगरी में तोड़ा गया है, लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क, ठीक है, हाई रिस्क, और जो सबसे ज्यादा उसके ऊपर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हाईएस्ट रिस्क, ठीक है ना। ओके, तो 4 कैटेगरी में फटाफट देख लेते हैं इनको। क्लास A लो रिस्क का मतलब ऐसे डिवाइसेस जिनका कोई रिस्क नहीं है या ना के बराबर रिस्क है। इसके अंदर क्या है, डिवाइसेस डोंट हैव अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन द वेलनेस ऑफ द पेशेंट्स, ठीक है। ऐसे डिवाइसेस जिसका पेशेंट्स के साथ डायरेक्ट बियरिंग मतलब पेशेंट्स की ठीक होने को लेकर के उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर जैसे कि छोटी सी बात बताऊं, सपोज कैंची है, क्या है, कैंची है, वो पेशेंट को ठीक नहीं करेगी, केवल क्या है कटिंग का लेके काम में आती है। तो ठीक वैसी है, उसका डायरेक्ट बियरिंग ऑन द वेलनेस ऑफ पेशेंट नहीं है। दिस क्लास टिपिकली सिग्निफाइज लो रिस्क मेडिकल डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस को जो इस्तेमाल होती हैं जिसका डायरेक्ट लिंकअप नहीं है पेशेंट को ठीक होने को लेकर के, वो लो रिस्क में आती हैं। द मैन्युफैक्चरर ऑफ क्लास ए मेडिकल डिवाइस मस्ट फॉलो GMP, ओके, GMP फॉलो करनी है इन अकॉर्डेंस विद सेट स्टैंडर्ड्स, जो कि स्टैंडर्ड सेट्स है उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है। एग्जांपल क्या है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स, अल्कोहल स्वैप्स, है ना, जो साफ सफाई के लिए स्वैप्स होते हैं, जैसे कान में साफ करते हैं ऐसे अल्कोहल के लगे हुए स्वैप्स होते हैं, ठीक है। नेसोफेरेंशियल कैथेटर जो नाक में डाले जाते हैं,
अम्बिलिकल ऑक्लूजन डिवाइसेस, अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए जो डिवाइसेस उससे ऑक्लूजन के जो बांध दिए जाते हैं, तो उसका क्या है, पेशेंट को डायरेक्ट ठीक होने के लिए उसका कोई रोल नहीं है बट सपोर्ट करते हैं, तो वो लो रिस्क में आ गए, ना के बराबर उनका रिस्क है। क्लियर होगी बातें? लो रिस्क का मतलब क्या हो गया, नाउ क्लास बी लो से मॉडरेट रिस्क। ओके, थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। देखो जरा, डिवाइसेस दैट रिप्रेजेंट लो टू मीडियम रिस्क आर ग्रुप्ड अंडर क्लास बी। एग्जांपल, ट्रैकियोब्रोंकियल संक्शन कैथेटर, आर्टेरियल कैथेटर, बोन मैरो निडल्स जा रही है बोन मैरो के अंदर, कैथेटर कुछ लोग समझेंगे नहीं समझेंगे, जो डाला जाता है अंदर, पाइप डाला जाता है ना मुंह के अंदर, आर्टेरियल कैथेटर है। आईवी फ्लो रेगुलेटर, मतलब ये सब वो चीजें हैं एक तरह से बोन मैरो निडल। यहाँ पे हम ये समझ सकते हैं कि जो निडल हमारी बॉडी के अंदर घुसाई जा रही है, तो देखा जाए तो इनका डायरेक्ट हमको ठीक करने से तो वैसे कोई डायरेक्ट वो लिंकअप नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ये जा रही है, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं ये कैथेटर है हमारी बॉडी में जा रहे हैं, बोन मैरो निडल है, तो हमारी बॉडी को पंक्चर कर दो जब अंदर जा रहे हैं तो रिस्क हो सकता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना, तो मॉडरेट रिस्क है। नाउ क्लास सी, मॉडरेट से हाई रिस्क। डिवाइसेस विच पोजेस मॉडरेट टू हाई रिस्क, एग्जांपल क्या है, इंट्राऑक्यूलर लेंसेस, लेंस जो हमारी आंखों में फिट कर दिए गए, वीन एंड थर्मल एब्लेशन डिवाइसेस, ये वो डिवाइसेस हैं जो थर्मल एब्लेशन मतलब एक तरह के टिश्यू वगैरह जो रहते हैं बॉडी के अंदर काट करके उन्हें बाहर निकाला जाता है। बाइफर्केशन स्टेंट भी बॉडी हार्ट के अंदर डाल दिया जाता है। वेनेकेवा फिल्टर सेट्स, जो मतलब एक तरह से ये वो चीजें हैं जो बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं क्या है, फिटिंग की जा रही है, इनकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं और फिट हो रहे हैं करके। बात समझ में आ रही है? तो मैं हिंट देता चल रहा हूं कि कैसे क्या डिवाइसेस विच पोजेस, ये तो लिख ही दोगे, एग्जांपल में दे दो, लेंस है ना, लेंस क्या है, आंखों में जाके फिट हो रहा है, ठीक है, स्टेंट हार्ट में चला जाता है, लेकिन स्टेंट उतना ज्यादा रिस्की नहीं है। अब देखो यहां से और क्लियर हो जाएगा। क्लास थर्ड, हाई रिस्क। डिवाइसेस पोजेस हाई रिस्क टू वेलनेस ऑफ पेशेंट, वेलनेस ऑफ पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा रिस्की है ये। दिस इंक्लूड्स मेडिकल डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू ट्रीट सर्कुलेटरी एंड नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर्स कम इन कॉन्टैक्ट विद सेंसिटिव टिश्यू सच एज हार्ट एंड स्पाइन, ठीक है, ऐसे डिवाइसेस हैं जो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स, हार्ट है, स्पाइन है, डायरेक्ट टच में आते हैं और ठीक करते हैं। साफ साफ मेंशन है, यूज्ड टू ट्रीट, ये ट्रीट करने में हेल्प कर रहे हैं। जब जो चीज ठीक करेगी अगर गलती से भी गड़बड़ हो गई तो काम उल्टा भी कर सकती है, इसीलिए सबसे ज्यादा रिस्की हो गई है, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट, ऐसे स्टेंट जो ड्रग को एल्यूट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। कार्डियोवास्कुलर प्रोस्थेटिक डिवाइसेस जो हार्ट में लगाए जा रहे हैं, ठीक है। हार्ट वाल्व्स, अब वाल्व ज्यादा रिस्की है, प्रॉपर काम नहीं करेगा, अगर वाल्व गड़बड़ होगी मशीन में तो गया इंसान। ब्रेस्ट एंड रेटिनल इम्प्लांट्स, तो देखो कैटेगरी डिवाइड की गई है, जिससे मतलब सीधी सी बात है, जिस डिवाइस से बहुत ज्यादा मतलब उसके फेलियर, ये डिवाइस अगर फेल हो जाएंगे तो बम्पर नुकसान होगा पेशेंट का, तो इसीलिए इनका रिस्क भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। 2 मार्क्स से 3 मार्क्स में 4 पॉइंट दे दोगे, सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना। इसका एक पैरा इस तरह से बना सकते हो, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए, रिस्क लेवल, लो रिस्क, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई, हाई रिस्क, और इस तरीके से एक कैटेगरी बना करके ये दे करके कि मेडिकल डिवाइस क्लासिफिकेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रपोज्ड शेड्यूल एंड थर्ड ड्राफ्ट, ठीक है, सीडीएसओ ने दिया। ये इस तरह से 2 मार्क्स के लिए तुम्हारा या तो ऊपर लिख दो या इस टाइप से चार्ट बना दो, पर्याप्त है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो जनरल क्लासिफिकेशन कायदे में तो यहां पे खत्म हो जाता है, लेकिन क्लासिफिकेशन को अगर, क्योंकि अभी लिख दिया है केवल जनरल क्लासिफिकेशन हमारे सिलेबस में, ठीक है, उसको हम और ब्रॉड लेवल पे कैटेगराइज कर सकते हैं और बड़े लेवल पे कैसे, आओ देखते हैं, ठीक है। फिलहाल 2 से 3 नंबर के लिए उतना पर्याप्त है। तो कह रहा है मेडिकल डिवाइसेस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स, हम उसको कई और पैरामीटर्स के हिसाब से भी क्लासिफाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू अबव डेफिनेशन बेसिक प्रिंसिपल्स आर साइटेड बिलो। क्या क्या होंगे वो क्लासिफिकेशन के तरीके? क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस शैल ओनली बी डन ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंडेड पर्पस ऑफ द डिवाइस। इंटेंडेड पर्पस, उसका बेसिक पर्पस क्या है डिवाइस का, उसके आधार पे कर सकते हैं। इन केस ऑफ एनी कॉम्बिनेशन डिवाइसेस, मान लो एक साथ 2-3 तरह के डिवाइस इस्तेमाल हो रहे हैं, द क्लासिफिकेशन रूल विल बी अप्लाइड टू ईच ऑफ द डिवाइसेस सेपरेटली। मान लो कई तरह के डिवाइस मिलकर के एक चीज का इलाज कर रहे हैं, कई सारे डिवाइस मिलके, है ना, हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, स्टेंट पड़ रहा है, मतलब तमाम चीजें एक साथ हैं करके, तो हर एक डिवाइस को अलग अलग कैटेगराइज करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो देख रेख कर रहा है डिवाइस की, फॉल इन द सेम क्लास एज दैट ऑफ मेडिकल डिवाइस। जो जिस मशीन का सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर भी उसी कैटेगरी में काउंट किया जाएगा, ठीक है ना,
Okay. The higher classification shall be applied to the device if more than one rule influences the classification of medical devices. Higher classification जो अब हम करने जा रहे हैं, तो वो higher classification shall be applied to device, वो उन device पे apply होती है if more than one rule influence the classification of medical device. अगर एक से ज्यादा rules affect कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें जरा, छोटा सा यहाँ पर एक क्लासिफिकेशन दे रखा है। तो पैरामीटर्स क्या है, तो इसको समझे जरा हम लोग। नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस, नॉन, देखो बेटा सबसे पहली बात है नीचे का बाद में याद करना है। सबसे पहले ऊपर नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव मतलब जो हमारे बॉडी को पेनिट्रेट नहीं करेगा, हमारी बॉडी को छेद नहीं करेगा, हमारी बॉडी में घुसेगा नहीं, उसको कहते हैं नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस। इन्वेसिव में भी दो कैटेगरी आ जाती है, एक है बॉडी ऑरिफिस, इन्वेसिव एमडी, इसमें बॉडी ऑरिफिस, ऑरिफिस मतलब छेद। ऐसे डिवाइसेस जो अलग से खाल को काटेंगे नहीं, लेकिन हमारी बॉडी में जो छेद है, गले की नली से कोई चीज डालना, एनाल से कुछ डालना, कैथेटर वगैरह, मतलब हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी छेद मौजूद है, उन छेद के थ्रू कोई चीज डाली जाना बॉडी के अंदर, तो वो कहलाता है इन्वेसिव एमडी यानी कि बॉडी ऑरिफिस। अब सर्जिकली इन्वेसिव, यहां पे चीर फाड़ करके कोई चीज घुसाई जाएगी बॉडी के अंदर। सर्जिकली इन्वेसिव एमडी, चीर फाड़ की जाएगी, काटापीटी की जाएगी, बॉडी के अंदर घुसाई जाएगी, और फिर ये मिसलेनियस है कुछ यहां पर। तो ये चार कैटेगरी सबसे पहले, फिर देखो जब ज्यादा आगे बढ़ोगे तो यहां तक बढ़ोगे, ये चार कैटेगरी दे दोगे, और उसमें एक एक दो एग्जांपल, जैसे कि नॉन इन्वेसिव में क्या हो सकते हैं, ऐसे डिवाइसेस जो इंजर्ड स्किन के लिए इस्तेमाल होते हैं, फॉर चैनलिंग और स्टोरिंग सब्सटेंस, ऐसे मशीन्स हैं जो चैनलिंग और सब्सटेंस को स्टोर करने के लिए हैं। फॉर मॉडिफाइंग कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, है ना, ऐसी मशीन्स हैं जो हम लोग केमिकल्स बना रहे हैं, जो ब्लड में हमें आगे जाके डालना है, उसको मॉडिफाई वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अदर नॉन इन्वेसिव एमडी कुछ और हो सकती हैं। फॉर अब इन्वेसिव एमडी, ऐसे डिवाइसेस जो फॉर ट्रांजिएंट यूज, बहुत थोड़े समय के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मान लो क्या डाला, पेट के अंदर कैमरा डाला, वो होता है क्या, टेलीस्कोप बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या नाम है उसका, एंडोस्कोपी जो होती है, उस केस में अंदर कैमरा डाला जाता है, फिर निकाल लिया जाता है, तो थोड़ी देर के लिए इस्तेमाल होगा, तो ट्रांजिएंट यूज। फॉर शॉर्ट टर्म यूज, शॉर्ट टर्म यूज में क्या रहता है, कई बार बॉडी के अंदर जैसे मान लो सर्जरी हुई है तो उसमें रॉड डाल दी जाती है ना, तो 6-7 हफ्ते भर से लेकर के 30 दिन तक पड़ी रहती है। फॉर लॉन्ग टर्म यूज, लंबे समय के लिए रहेगा। फॉर कनेक्टिंग टू एक्टिव एमडी, एक्टिव एमडी होती है जो ऐसे डिवाइसेस जो बाहर से एनर्जी ले रही हैं, इलेक्ट्रिकल सप्लाई वगैरह लेकर के हमारी बॉडी के अंदर कुछ ट्रीटमेंट करवा रही हैं। तो ये इस टाइप से कैटेगरी डिवाइड की गई है। इसमें भी ये आ गई फॉर ट्रांजिएंट यूज और फॉर शॉर्ट टर्म यूज, ठीक है ना। अब मिसलेनियस एमडी यानी कि ऐसे डिवाइसेस, तो बात समझ में आ रही है ना, ऐसे डिवाइसेस जो बहुत थोड़े समय के लिए बॉडी के अंदर जाएंगे फिर निकाल दिए जाएंगे। शॉर्ट टर्म यूज में ड्यूरेशन रहता है, महीने भर के अंदर जाते हैं और फिर निकाल दिए जाते हैं, ठीक है। इम्प्लांटेबल एमडी एंड सर्जिकली इन्वेसिव एमडी फॉर लॉन्ग टर्म यूज, इसके अंदर कोई चीज इंप्लांट की गई है या सर्जिकली डाली गई है लंबे समय के लिए, वो आ गया। एक्टिव थेरेप्यूटिक एमडी मेडिकल डिवाइसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एक्सचेंजिंग एनर्जी, है ना। एक्टिव थेरेप्यूटिक मेडिसिनल डिवाइस जो बॉडी के अंदर डाला गया है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बॉडी के अंदर दवाइयां वगैरह को पहुंचा रहा है, ठीक है। एक्टिव डायग्नोस्टिक एमडी, ठीक है। एक्टिव का मतलब यहां पर क्या आ गया, जो बाहर से एनर्जी ले रहा है, ठीक है। अदर कुछ एक्टिव डिवाइसेस हैं, मेडिसिनल डिवाइस टू इनकॉर्पोरेट मेडिसिनल प्रोडक्ट, कुछ ऐसी मेडिसिनल डिवाइसेस हैं जो बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, दवाइयों को पहुंचाने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे तुम्हें एक एक दो मतलब पहले तो मेन ये कैटेगराइज आ गए। यहाँ पर जब बड़े लेवल पे जाओगे, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन आया, ऊपर का पर्याप्त है, 2 नंबर का, 3 नंबर का, ऊपर का पर्याप्त है। 5 नंबर में जब आता है तब फिर इस टेबल पे आ सकते हो, और इस टेबल से भी अगर कुछ बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो एक टेबल और है, ये देखो, ये मैं फिर कह रहा हूं ये 5 नंबर के पर्पज से है, अदरवाइज मत करना इसको, ठीक है ना। तो यहां पर देखो क्या है, ये टेबल 1 अदर पैरामीटर्स फॉर द क्लासिफिकेशन, कुछ और देखो पैरामीटर्स, नॉन इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस, इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस, सर्जिकली इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस फॉर शॉर्ट टर्म यूज, सर्जिकली इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस फॉर लॉन्ग टर्म यूज, एंड इम्प्लांटेबल मेडिकल डिवाइसेस यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शंस और स्टेरिलाइजेशंस, एक्टिव थेरेप्यूटिक मेडिकल डिवाइसेस फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग और एक्सचेंजिंग एनर्जी, मेडिसिनल डिवाइस इनकॉर्पोरेटिंग मेडिसिनल प्रोडक्ट, ठीक है ना, वही सारी चीजें आ गई यहाँ पे। डिवाइस इनकॉर्पोरेटिंग एनिमल और ह्यूमन सेल्स, टिश्यूज और डेरिवेटिव्स। तो यहां पर देखो, अगर तुम बेसिकली क्लास दे दोगे यहाँ के अंदर, मतलब पैरामीटर्स, तो हमें पैरामीटर दे दोगे तो केवल ये वाला कॉलम कर दोगे, काफी है। इस कॉलम में एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो, एक एक एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे कि नॉन इन्वेसिव के अंदर क्लास ए के अंदर कौन है, क्लास बी के अंदर कौन है, क्लास सी के अंदर कौन है। तो जिसके अंदर कौन आ गया, नॉन क्लास ए की बात करें, डिवाइसेस यूज्ड फॉर वाउंड्स, जो
चोट वगैरह लग जाती है उसके लिए जो डिवाइसेस यूज होते हैं विच हैव नॉट ब्रेस्ट द डर्मिस, जो ब्रेस्ट मतलब तोड़ना, जो हमारी खाल को तोड़ेगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो वो क्लास ए में आ गया। क्लास बी डिवाइसेस यूज्ड विद वॉन्ट्स विच हैव ब्रेस्ट द डर्मिस, जख्म के लिए इस्तेमाल होते हैं और जो हमारी खाल को तोड़ देता है। ठीक है। डिवाइसेस कनेक्टेड विद एनी एक्टिव मेडिकल डिवाइसेस और यूज्ड फॉर चैनलिंग ब्लड और एनी अदर बॉडी फ्लूइड और देयर स्टोरेज। तो यहाँ पे क्या होता है, काट करके तोड़ करके चैनलिंग किया जाता है। कई बार कुछ चोटें या जख्म ऐसी होती है, ब्लॉकेज वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल में किया जाता है। क्लास सी डिवाइसेस यूज्ड फॉर वुंड्स, जख्म के लिए विच हैव ब्रेस्ट द डर्मिस एंड कैन नॉट बी हील बाय प्राइमरी इंटेंशंस। ठीक है, ये वो डिवाइसेस हैं जो कि यूज्ड फॉर वुंड्स विच हैव ब्रेस्ट द डर्मिस, ऐसे जख्म जिन्होंने उसको तोड़ दिया है, हमारी खाल को तोड़ दिया, हमारे डर्मिस को तोड़ दिया है, एंड कैन नॉट बी हील बाय प्राइमरी इंटेंशन, और वो ठीक नहीं हो रहे हैं। ब्लड बैग विच डज नॉट कंटेन है मेडिसिनल प्रोडक्ट, इसमें कौन आ जाता है, अपना ब्लड बैग आ जाता है। तो ये तुमको क्या है, यहां पर कैटेगरी है। अब यहां पर कोई भी एक कैटेगरी दे दो, इन्वेसिव मेडिकल डिवाइसेस, इसके अंदर ए बी सी 3 कैटेगरी है। सर्जिकली इन्वेसिव में ये आते ही नहीं है, क्लास ए के कोई प्रोडक्ट नहीं होते हैं, क्लास बी और सी और डी के आते हैं। ठीक है। डिवाइस मीन टू बी प्लेस्ड इनटू टूथ, जैसे कि सर्जिकली इन्वेसिव, सर्जरी करी, और इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब मैं बता चुका हूं जब बॉडी को काट करके कोई चीज लगाई जा रही है। ठीक है। इसमें कौन सा आ गया, डिवाइस मीन टू बी प्लेस्ड इन टूथ, है ना, दांतों में कट करके मसूड़ों में फिटिंग करते हैं नट बोल्ट्स की, ताकि दांत को कसा जा सके। या क्लास सी के अंदर कैटेगरी कौन आती है, डिवाइस अंडरगो केमिकल चेंज इन द बॉडी, ऐसे डिवाइसेस जो अंडरगो केमिकल चेंज, हमारी बॉडी में जाके केमिकली चेंज ला रहे हैं। ठीक है ना। डिवाइस यूज्ड फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन आयनाइजिंग रेडिएशन फॉर्म और फॉर द, ये बता देखो लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, टर्मिनोलॉजी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं। तो मेन चीज क्या है, जो चीज आराम से तुम्हें समझ में आए, सर्जिकली इन्वेसिव मेडिकल डिवाइस फॉर लॉन्ग टर्म यूज एंड इम्प्लांटेबल। तो यहां पर क्या आ गया, लॉन्ग टर्म यूज डिवाइस दैट इज इंटेंडेड टू बी प्लेस्ड इनटू टूथ। तो दांत का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को इजीली समझ में आएगा, तो दांत के अंदर लगा दिया जाता है। तो जो एग्जांपल इजीली तुमको समझ में आए वो ए बी सी किसी एक कैटेगरी में से उठा करके इसके आगे उसका एक एग्जाम्पल दे देना। पूरा टेबल ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तब, अदरवाइज इस टेबल को छोड़ सकते हो। बात समझ में आई? तो ये पैरामीटर्स हैं कुछ। ठीक है, जो जिस कैटेगरी के आगे जो चीज समझ में आ जाए उसको करना है, अदरवाइज ये पूरा टेबल करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 5 नंबर में आएगा। तो ये एटलीस्ट ये पैरामीटर्स तुम्हें सारे याद होने चाहिए। ठीक है ना, सारे पैरामीटर्स याद होने चाहिए। पैरामीटर्स मैंने यहां पे ऊपर ही बताए हैं, ये वही पैरामीटर्स हैं जो यहां पे ये पैरामीटर्स बताए गए हैं। बात क्लियर हो गई है? ठीक है ना। तो बाकी यहां पे कुछ पढ़ोगे और कोई चीज अगर डाउटफुल रहती है तो मुझको कमेंट करोगे, मैं इस टेबल के लिए एक अलग से और प्रॉपर वे में और एक अलग से बना दूंगा। वैसे इसकी जरूरत पड़ने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी 5 नंबर के हिसाब से मैंने कवर करवा दिया इसको। ठीक है, आगे आते हैं। नाउ ये तो हो गया जनरल, क्योंकि वो देखो हमारे टॉपिक में लिखा है जनरल क्लासिफिकेशन, तो जनरल क्लासिफिकेशन एक्चुअली वो 4 दे दोगे तो काफी है, पर्याप्त है। क्योंकि अगर देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये जो चैप्टर है हमारा, इसके लिए जो टाइमिंग रखी हुई है वो ओनली 2 आवर्स की है। 2 आवर इन द सेंस कि 2 घंटे में चैप्टर को हमें खत्म कराना है, जो पीसीआई के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन में बहुत डीप में नहीं जाना है, पैरामीटर्स पता होने चाहिए, किन पैरामीटर के बेस पे हम लोग इसे सेट करते हैं, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। आगे आए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रूवल प्रोसेस फॉर क्लास ए एंड बी, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है इसमें मैन्युफैक्चरिंग है ना, बेसिक एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल। मैन्युफैक्चरिंग और सेल को लेकर के मेडिसिनल डिवाइसेस के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, एस्पेक्ट समझते हो, क्या क्या पहलू हैं, क्लियर है? तो देखो जरा यहां पर क्या है, अब 4 कैटेगरी है मेरे पास, तो चारों के लिए थोड़ा अलग रहेगा, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी एंड क्लास डी। तो 2 क्लास ए और बी उतने हार्मफुल नहीं होते, सी और डी ज्यादा, सी और डी जो है वो ज्यादा नुकसानदायक है, तो उनके लिए रूल्स थोड़े से अलग हैं, इसके लिए रूल्स थोड़े से अलग हैं। आओ देखते हैं फटाफट। तो क्या कह रहा है, एन एप्लीकेशन, ए और बी की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, ये ए एंड बी की बात चल रही है। एन एप्लीकेशन इन फॉर्म MD3, याद रखेंगे 1 मार्क्स क्वेश्चन है, फॉर ऑब्टेनिंग लाइसेंस एंड MD4 फॉर लोन लाइसेंस। पता है ना, लाइसेंस लोन लाइसेंस सब पढ़ चुके हैं हम लोग। अगर लोन लाइसेंस ले रहे हो तो MD4 में भर के दोगे, साधारण लाइसेंस ले रहे हो तो MD3 में दोगे। नीड टू बी सबमिटेड ऑन गवर्नमेंट ऑनलाइन पोर्टल, जो गवर्नमेंट का ऑनलाइन पोर्टल है उसमें तुम लोग उसको क्या कर दोगे, फिल कर दोगे विद द रिक्वायर्ड फीस, जो फीस है और डॉक्यूमेंट जो सबमिट करना होता है, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं वैसे फॉर्म भर दोगे। फॉर्म कौन सा है, MD3 और MD4। MD4 है किसके लिए, लोन लाइसेंस के लिए।
किसको दोगे? टू स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी SLA। याद कर लो SLA, बार बार अब SLA आएगा। SLA स्क्रूटनाइजेस का मतलब स्क्रूटनी, उसको जांचेगा। द डॉक्यूमेंट्स एंड मे कॉज ऑडिट, उसको जांचने के बाद वो ऑडिटिंग के लिए कि जो डॉक्यूमेंट्स सारे सही हैं, ऑडिटिंग के लिए एक टीम सेट कर देगा, जाओ जाके चेक करके आओ। ठीक है। ऑडिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साइट ऑफ क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस बाय नोटिफाइड बॉडी। अब इसको भी मार्क कर लो, नोटिफाइड बॉडी वो होती है जो अथॉरिटी होती है। नोटिफाइड बॉडी मतलब जो अथॉरिटी होती है। तो ये SLA जो है नोटिफाइड बॉडी को बोलेगा जाओ ये आया है डॉक्यूमेंट, चेक करके आओ। इसने तो बोला है साइट वाइट है इसके पास, जगह है, इसका स्टोरेज पर्पस है पूरा, जो इसने बोला सारी चीजें सही है कि नहीं, जाओ जाके देख करके आओ। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो इसको हम टैबलेट फॉर्म में कर लें अगर, तो एप्लीकेशन सबमिटेड वाया ऑनलाइन पोर्टल विद फीस एंड डॉक्यूमेंट। ठीक है। फॉर्म MD3 फॉर लाइसेंस, लोन लाइसेंस के लिए MD4 फॉर्म भरा जाएगा। SLA स्क्रूटनाइज करेगा डॉक्यूमेंट को। ठीक है। नो ऑडिट इज डन फॉर क्लास ए, क्लास ए में जरूरत नहीं पड़ती, कैंची और वो सब चीजें होती हैं, उसमें जरूरत नहीं होती उसकी ऑडिटिंग की। ऑडिट इज डन बाय नोटिफाइड बॉडी फॉर क्लास बी मेडिकल डिवाइसेस, अगर वो चाहेगा तो ऑडिटिंग करवा देगा, किसके लिए? क्लास बी के लिए। नाउ स्क्रूटनी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एंड लाइसेंस ग्रांट बाय SLA के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट और लाइसेंस जो है ग्रांट किया जाएगा। जो लाइसेंस था वो MD5 फॉर्म MD5 में दिया जाएगा, जो लोन लाइसेंस था वो MD6 जो फॉर्म है उसमें दिया जाएगा। तो ये अप्लाई करना है, और जो लाइसेंस हमको मिलता है वो MD6 और 5 में मिलता है। 6 मिलता है लोन लाइसेंस के लिए। ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा। फॉर्म एक होता है फॉर्म नंबर जिसमें हम सबमिट करते हैं, और एक फॉर्म नंबर होता है जिसमें हमको वो लाइसेंस ग्रांट किया जाता है। ठीक है। ओके। ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, जो ऑडिट रिपोर्ट आती है, जो नोटिफाइड बॉडी थी वो जो ऑडिट रिपोर्ट दे देगी SLA को, उस रिपोर्ट के आधार पे SLA विल टेक डिसीजन, SLA डिसीजन लेता है ना, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ऑन द अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ लाइसेंस फॉर क्लास बी, कि क्लास बी के लिए लाइसेंस देना है कि नहीं देना है। ठीक है। इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर वो रिजेक्ट कर देता है SLA ऑफ लाइसेंस एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, और रीजन मस्ट बी गिवन विद इन 20 डेज, रीजन देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट कर दिया है, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बाय SLA, जिस दिन उसे ऑडिट रिपोर्ट मिल गई है और उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो ऐसा नहीं कि रिजेक्ट कर दिया तो उसको कुछ हो गया, हम नहीं कर रहे, उसको बाकायदा 20 दिन के अंदर रिपोर्ट सबमिट करने के बाद जो नोटिफाइड बॉडी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर देगी, उसके विद इन 20 डेज SLA को एक नोटिस देना पड़ेगा, बाकायदा एक रिटर्न में देना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट किया गया। देयर इज अ पीरियड ऑफ 45 डेज इन विच द एग्रीव्ड पर्सन, जिस पर्सन का रिजेक्शन हुआ है, जिस पर्सन ने अप्लाई किया था, उसको कहा जाता है एग्रीव्ड पर्सन, दुखदाई बेचारा। ठीक है। दुखदाई है ये, एग्रीव मतलब होता है दुख। तो दुख से भरा हुआ इंसान कहेगा मेरा लाइसेंस रिजेक्ट हो गया है, 45 दिन का टाइम मिलता है, एक अपील करेगा रिजेक्शन के खिलाफ। ठीक है। उस एप्लीकेशन के खिलाफ एक अपील करेगा, जिससे कि उसको वापस से सुनवाई होती है, फिर वो एक अलग प्रोसेस चलती है। ठीक है। तो ये दुखदाई इंसान को वापस से एक मौका मिलता है कि भैया क्यों रिजेक्ट हुआ, मैं अपील करूंगा आगे। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ क्लास ए मेडिसिनल डिवाइस। ठीक है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? डिवाइस डिस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग द यूज एंड डिटेल ऑफ द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। सिंपल सा है, डिवाइस का डिस्क्रिप्शन, डिवाइस क्या है, इंक्लूडिंग द उसका क्या यूज है और किस मटेरियल का बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट कंटेनिंग यूज एंड वर्किंग। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट में उसका पूरा यूज लिखा हुआ, कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ऑफ नोवल टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन मेडिसिनल डिवाइस इफ एनी, और कोई टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो वो भी उसमें मेंशन करी जाएगी। यूजर मैनुअल, पैकेज इंसर्ट एंड लेबलिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। यूजर मैनुअल आप क्या दे रहे हो, पैकेज इंसर्ट, उस पैकेट के अंदर कोई इंसर्ट मतलब एक पूरा होता है ना, खर्रा सा होता है, उसके अंदर सारी चीजें लिखी होती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। और लेबलिंग इंफॉर्मेशन, लेबल में आप क्या क्या लिखने वाले हो वो सब बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ऑफ एनी सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्टेड एंड एक्शन टेकन ऑन इट बाय रेगुलेटरी अथॉरिटी और मैन्युफैक्चरर। ठीक है। कोई भी सीरियस एडवर्स इवेंट रिपोर्ट किया गया है उस डिवाइस को लेकर के, तो वो उसको बताना पड़ेगा। प्लांट मास्टर फाइल, जो तुम्हारा प्लांट है उसकी मास्टर फाइल की कॉपी तुम्हें दिखानी पड़ेगी। चेकलिस्ट फॉर डिमॉन्स्ट्रेटिंग कन्फर्मिटी टू एसेंशियल प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी। परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी को लेकर के जो एसेंशियल प्रिंसिपल्स है उसके डॉक्यूमेंट्स तुमको सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। उसकी एक चेकलिस्ट देनी पड़ेगी। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आगे आते हैं।
रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस डिवाइसेस मस्ट बी डन वाया ऑनलाइन सिस्टम। ठीक है, इन सब का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से होता है फॉर मेडिकल डिवाइसेस इस्टेब्लिश बाय CDSCO, यानी कि जो ऑनलाइन पोर्टल पूरा सेटअप कर दिया गया है CDSCO द्वारा, उसी के माध्यम से पूरा फाइल मतलब जितना भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है वो दिया जाता है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर देयर रजिस्ट्रेशन इंक्लूड डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस एंड कंपनी, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लायंस, कि वो पेशेंट्स के साथ जो डिवाइसेस हैं वो उनका कॉम्प्लायंस मतलब कि तालमेल बढ़े। तालमेल मतलब जैसे कि मान लो पेन है, तो ये पेन पेशेंट मेरे साथ कितना कॉम्प्लायंस मतलब कितना बेटर है, मैं चला पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, तो यही वो जो मशीन है वो पेशेंट के साथ कॉम्प्लायंस है, मतलब यूज करना आसान है, पेशेंट उसको या जो पेशेंट है उसको इजीली यूज कर सकता है। तो वो सारी बातें सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लायंस विद रिस्पेक्ट टू द ISO 13485, ठीक है ना। अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्प्लायंस विद रिस्पेक्ट टू ISO 13485, यहाँ पेशेंट नहीं है, सॉरी, यहाँ पे जो कॉम्प्लायंस है वो इस जो अपना ISI मार्क होता है ना, वैसे ये ISO है, एक स्टैंडर्ड है अपना, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग वो सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। क्लियर है बातें, बात समझ में आ रही है? चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस अप्रूवल प्रोसेस फॉर क्लास C एंड D। अभी तक हमने किसका पढ़ा था? A और B का। बेटा देखो कुछ खास नहीं है, प्रोसेस होती है क्योंकि है मेडिकल डिवाइसेस है ना, पेशेंट्स के अंदर फिट होंगे या पेशेंट्स के ऊपर अप्लाई होंगे, तो कुछ कायदे कानून है, कुछ स्पेशल फॉर्म नंबर्स होते हैं जो हमें याद करने हैं। तो हम लोग बात कर ले रहे हैं C और D के, जो कि थोड़े से क्या है ज्यादा, मतलब ये अगर काम ना करें तो पेशेंट्स का नुकसान ज्यादा हो सकता है। तो क्या है? द एप्लीकेंट हैज टू सबमिट फॉर्म मेडिसिनल डिवाइस MD7, फॉर्म नंबर याद कर लेंगे। C और D के लिए कौन सा है? MD7 टू सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, CLA को दे दिया। फॉर सीकिंग मतलब प्राप्त करने के लिए, ग्रांट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ग्रांट मतलब परमिशन मिल जाए, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर द सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिनल डिवाइस, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो मैन्युफैक्चर करेंगे उसको आगे जाके बेचना भी हमें और डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। बिलोंगिंग टू क्लास C एंड क्लास D, कौन सा फॉर्म नंबर? MD7, MD मतलब मेडिसिनल डिवाइस। क्लियर? ओके, सेम प्रोसेस, विद इन 45 डेज CLA वेरीफाई द एप्लीकेशन, 45 दिन के अंदर CLA को एप्लीकेशन को वेरीफाई करना होगा, एंड मे कॉज इंस्पेक्शन, और वो इंस्पेक्शन के लिए बोल सकती है कि हम आपको इंस्पेक्ट करेंगे, आपकी साइट को इंस्पेक्ट करेंगे, जैसे कि क्लास B के लिए किया था। इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो, एज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन फिगर, जैसे कि हल्का सा इस फिगर में दिखा रखा है। आफ्टर द सबमिशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, जब इंस्पेक्शन रिपोर्ट सबमिट कर दी जाएगी, जो लोग इंस्पेक्शन करने जाएंगे वो लोग जब अपनी इंस्पेक्शन रिपोर्ट को सबमिट कर देंगे, CLA विल टेक डिसीजन, फिर CLA डिसीजन लेगी वेदर टू ग्रांट लाइसेंस टू द एप्लीकेंट और नॉट, कि जिसने एप्लीकेशन अप्लाई किया है उसको लाइसेंस देना है या नहीं है। तो सिंपल सी कहानी, ठीक है, इतना सा लिख सकते हैं हम लोग। क्या कहानी है? एप्लीकेशन इज सबमिटेड ऑनलाइन, ऑनलाइन किया जाएगा, इन फॉर्म MD7 फॉर लाइसेंस एंड फॉर्म MD8 फॉर लोन लाइसेंस। लोन लाइसेंस है तो MD8 में, लाइसेंस है तो MD7 में अपनी फीस दी जाएगी और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए जाएंगे। CLA वेरीफाई द एप्लीकेशन एंड कंप्लीटनेस ऑफ डॉक्यूमेंट, CLA वेरीफाई करेगी एप्लीकेशन को और देखेगी क्या डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं। विद इन 45 डेज में कॉज इंस्पेक्शन इफ रिक्वायर्ड, और 45 दिन के अंदर ही वो इंस्पेक्शन के लिए भेजेगी टीम को अगर जरूरत होगी तो। इंस्पेक्शन इज डन बाय अ टीम ऑफ ऑफिसर हैविंग एटलीस्ट 2 मेडिकल ऑफिसर, ठीक है। इंस्पेक्शन जो करने जाएंगे उसमें जो अधिकारी होंगे 2 मेडिकल ऑफिसर होंगे। विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन सबमिशन, 60 दिन के अंदर अंदर, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर इंस्पेक्शन हो जाना चाहिए। फिर क्या है? इंस्पेक्शन रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बोथ CLA एंड द एप्लीकेंट, जो इंस्पेक्शन की रिपोर्ट है वो CLA को भी दे दी जाएगी और साथ साथ में एप्लीकेंट के पास भी भेजी जाएगी, भाई देखो ये रिपोर्ट आई है तुम्हारी, ठीक है, कि तुम्हारा सब ओके है या तुम्हारा ये मामला गड़बड़ है। फाइनली आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट द लाइसेंस इज ग्रांट इन फॉर्म MD9 फॉर लाइसेंस एंड MD10 फॉर लोन लाइसेंस। फॉर्म नंबर याद रखोगे। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ABCD प्रोसेस सेम है, 45 डेज वाली, इंस्पेक्शन वाली, सिर्फ हमारे फॉर्म नंबर अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो, ठीक है ना, दोनों को मर्ज करके भी लिख सकते हो, पैटर्न सेम है दोनों में, केवल फॉर्म नंबर अलग अलग है। अब एक और चीज है,
अगर हमें ग्रांट मतलब इंपोर्ट करना है, विदेश से कोई मशीन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, मेडिसिनल डिवाइस, उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। अ पर्सन कीन टू इंपोर्ट, कीन मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है, टू इंपोर्ट मेडिसिनल डिवाइस इन इंडिया, वो इंडिया में ला करके पेशेंट्स की हेल्प करना चाहता है। हैज टू एक्वायर लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उसको भी सीएलए से लाइसेंस लेना पड़ेगा फॉर इंपोर्ट करने के लिए। द मैन्युफैक्चरर हैज टू अपॉइंट एन ऑथराइज्ड इंडियन एजेंट फॉर दिस प्रोसीजर, ठीक है, जो मैन्युफैक्चरर होगा उसको एक ऑथराइज्ड इंडियन एजेंट चाहिए होगा इस प्रोसेस के लिए। एप्लीकेंट जो लाना चाहता है हैज टू पे इंस्पेक्शन फीस इफ सीएलए कॉज इंस्पेक्शन ऑफ ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग साइट, जहां मतलब भाई वो तो इंपोर्ट कर रहा है ना, तो यानी कि जहां मशीन बन रही है विदेश में उस जगह का इंस्पेक्शन भी होगा अगर जरूरत पड़ेगी तो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं एप्लीकेशन जो एप्लीकेंट होगा उसको इंस्पेक्शन फीस देनी पड़ेगी इफ सीएलए सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी कॉज क्रिएट करता है इंस्पेक्शन ऑफ ओवरसीज, समुद्र के उस तरफ है ना, 7 समंदर पार, ठीक है, ओवरसीज मतलब विदेश, मैन्युफैक्चरिंग साइट जहां पे वो बन रहा है उसके लिए। अप्रूवल प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट लाइसेंस इज ब्रीफली डिस्क्राइब्ड इन फिगर। अब अप्रूवल प्रोसेस कैसे होगी समझो बात को। तो यहां पर क्या है, पहले एप्लीकेंट हैज टू अपॉइंट एन ऑथराइज्ड एजेंट, पहले वो एक एजेंट को लेके आएगा कि हाँ भैया हमको करवाना है ये सारा काम। ऑथराइज्ड एजेंट अप्लाई ऑनलाइन, वो अप्लाई करेगा ऑनलाइन फॉर ग्रांट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस इन फॉर्म MD14, ये इंपॉर्टेंट है, विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट जो चाहिए होंगे वो सबमिट कर देगा। फिर आ जाएंगे सीएलए में कॉज इंस्पेक्शन ऑफ ओवरसीज मैन्युफैक्चरिंग साइट, अगर जरूरत है तो वो इंस्पेक्शन के लिए बोल सकता है सीएलए। एप्लीकेंट पे फी फॉर द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड इन रिलेशन टू द इंस्पेक्शन, जो एप्लीकेंट है वो सारा खर्चा भरेगा, यहां से टीम जाएगी, वहां रुकेगी, खाएगी पिएगी, इंस्पेक्शन करेगी, वो सारा खर्चा एप्लीकेंट का होगा, ठीक है। सीएलए में ग्रांट लाइसेंस इन द फॉर्म MD15 ऑन द बेसिस ऑफ इंस्पेक्शन रिपोर्ट, और इंस्पेक्शन रिपोर्ट के आधार पे अगर वो लाइसेंस देता है तो फॉर्म नंबर MD15 में दे देगा। क्लियर है। नाउ इन केस ऑफ रिजेक्शन, अगर वो रिजेक्ट कर देता है एन एप्लीकेशन, एप्लीकेंट में अपील विद इन 45 डेज, जो एप्लीकेंट है वो 45 दिन के अंदर वापस से अपील कर सकता है। एंड गवर्नमेंट मस्ट पास एन ऑर्डर इन रिलेशन टू द अपील विद इन 90 डेज, और जो गवर्नमेंट है उसको 90 दिन के अंदर एक ऑर्डर पास करना होगा बेस्ड ऑन द फैक्ट एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, उसके आधार पे, मतलब सारी कार्रवाई चल रही है, 45 दिन के अंदर इसने अपील कर दी, गवर्नमेंट को भी 90 दिन के अंदर जवाब देना होगा उस अपील का, ठीक है। इन इंडिया द फीस फ्री सेल सर्टिफिकेट इज इश्यूड बाय सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी, फ्री ये होता है FSC, है ना, जब विदेश से सामान आता है तो फ्री सेल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है किसके द्वारा, सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा। क्लियर है, ये वर्ड अभी आगे भी आएगा। तो बात समझ में आ गई। तो मेडिसिनल डिवाइस को लेकर के जो बातें चल रही हैं आगे आते हैं। नेक्स्ट है इफ FSC फ्री सेल सर्टिफिकेट फॉर क्लास C एंड क्लास D डिवाइस इज इशूड बाय कंट्रीज अदर देन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देन क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन इन इंडिया, ठीक है। फ्री सेल सर्टिफिकेट अगर इन कंट्रीज के अलावा किसी और कंट्री से आप माल को लेके आ रहे हैं तो इंडिया में आने के बाद उनकी जांच होगी। देखो भरोसा भी केवल इन्हीं कंट्रीज के ऊपर है, ठीक है ना, यानी कि ये कंट्री वाले अपने लोगों का ध्यान रखते हैं, इंडिया की गवर्नमेंट भी इंडिया का ध्यान रखती है, इसीलिए इनके अलावा कहीं और से माल आ रहा है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा फॉर ऑथेंटिकेटिंग द सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ, ठीक है, फॉर किसके लिए उसकी जांच करनी पड़ेगी, डिवाइस जो ऑथेंटिकेट है, रियल तो है, सेफ तो है, इफेक्टिव तो है, काम करेंगे नहीं करेंगे, सेफ है कि नहीं पता पेशेंट ने लगाया बाद में पेशेंट को दिक्कत हो जाए। बट इन ए क्लास, in case of class A and B, safety and performance of device can be predictable through published literature और data। क्लास A और B की बात करें तो हम लोग केवल जो डाटा उसका पब्लिश हुआ है उसके आधार पर ही उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इफेक्टिवनेस जो परफॉर्मेंस है उसको जज कर लेते हैं। और क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन इन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जिस कंट्री में उसका ओरिजिन हुआ है उस डिवाइस का, वहां पर जो डाटा पब्लिश हुआ है उसके आधार पे A और B कैटेगरी के लिए हम लोग मान लेंगे कि हाँ वो चीज सही है, ठीक है ना। इंपोर्ट लाइसेंस इज मैंडेटरी टू बी प्रेजेंट इन द लाइसेंस प्रीमाइसेस, जिस तरीके से मेडिकल स्टोर पे मेडिकल स्टोर का लाइसेंस लगाया जाता है उसी तरह जो इंपोर्ट लाइसेंस है वो जहां पे आपका जो प्रीमाइसिस है, मतलब जहां आपका स्टोर वेयर हाउस होगा, एक तरह से मैंडेटरी है कि वहां पर आप उसको रखें सामने, जिससे पता चले कि हाँ आप माल को इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे वो देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ लाइसेंस,
डॉक्यूमेंट इंपोर्ट ऑफ लाइसेंस नहीं, इंपोर्ट लाइसेंस मतलब क्या क्या इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंपोर्ट लाइसेंस इज सेम एज डेट ऑफ लाइसेंस ऑफ मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों के लिए सेम ही है। क्या क्या है देख ले, यानी कि ऊपर जो चला आ रहा है सारे सेम ही है, यानी कि ये ऊपर वाले के लिए भी काम करेंगे, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स ऊपर वालों के लिए भी काम करेंगे, ABCD के लिए। डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑथराइज्ड एजेंट, जो एजेंट काम करवा रहा है। साइट मास्टर फाइल, जहां पे इस साइट पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। डिवाइस की मास्टर फाइल, पूरा डिवाइस के बारे में ओवरऑल कंप्लीट डाटा। चेकलिस्ट ऑफ एसेंशियल प्रिंसिपल्स, उसमें जो प्रिंसिपल्स यूज हो रहे हैं उसकी पूरी चेकलिस्ट। नोटराइज्ड कॉपी ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि सीधी बात है क्वालिटी एश्योरेंस, क्या वो डिवाइस क्वालिटी एश्योरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त किया है कि नहीं किया है। कॉपी ऑफ एनी लेटेस्ट इंस्पेक्शन और ऑडिट रिपोर्ट विद इन लास्ट 3 ईयर कैरिड आउट बाय नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी, यानी कि पिछले 3 साल में या सबसे हाल ही में बहुत जल्दी में ही अगर उसका इंस्पेक्शन वगैरह कोई हुआ है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट साथ में लगा दी जाती है, ठीक है। नाउ एज पर द मेडिकल डिवाइस रूल 2017 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म टू बी फिल्ड बाय द एप्लीकेंट्स आर लिस्टेड इन टेबल। तो ये टेबल तुम्हारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, यहां से 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा कि कौन सा फॉर्म में एप्लीकेशन दिया जाता है, किस फॉर्म में ग्रांट होता है। तो देखो नोटिफाइड बॉडी रजिस्ट्रेशन, यानी कि बॉडी ने इसको अप्रूवल दे दिया है क्या कि ये डिवाइस ओके है, यानी कि सबसे पहले तो तुमको अप्रूवल लेना होता है, ये डिवाइस ओके है या नहीं है। भाई ये पेन है, ये मैं पेशेंट को दूं, पेशेंट से ठीक होगा तो जांचेगी, हाँ ठीक ये पेन ओके, पेन को ओके कर दिया। अब इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग लाइसेंस लिया जाएगा, बात समझ में आई। तो सबसे पहले तो जो नोटिफाइड बॉडी थी, जो अथॉरिटी थी कि हाँ ओके है अप्रूवल, इसमें उसने MD1 में दिया कि देख लो भैया ओके है, उसने कहा हाँ ओके है, MD2 में उसका बोल दिया कि ओके है। फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग से लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिनल डिवाइस बिलोंगिंग टू, ठीक है ना। नोटिफाइड बॉडी रजिस्ट्रेशन मतलब ये वो बॉडी है जो चेक करती है कि ये ठीक है या नहीं है, ये चीज ओके है, ये उसके लिए था। अब उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए A और B के लिए MD3 में एप्लीकेशन दिया जाएगा, MD5 में लाइसेंस मिल जाता है। क्लास C और D के लिए MD7 में अप्लाई किया जाता है, MD9 में मिल जाता है, ठीक है। लोन लाइसेंस की बात करें तो MD4, MD6 और C और D के लिए MD8 में अप्लाई किया जाएगा, MD10 में दे दिया जाता है, MD10 फॉर्म में। इंपोर्ट लाइसेंस की बात करें तो MD14 में अप्लाई किया जाता है, MD15 फॉर्म में उसको एप्लीकेंट को दे दिया जाता है कि हाँ अब आपको ग्रांट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो ये फॉर्म के नाम मेरे एप्लीकेशन जो है ये नंबर इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए आगे। नाउ फीस फॉर लाइसेंस, एप्लीकेंट हैज टू पे फीस फॉर देयर रेस्पेक्टिव पर्पस, है ना, उसको फीस तो भाई देनी पड़ेगी, बिना फीस के तो काम होगा नहीं। एज पर द फीस डिस्क्राइब्ड इन द मेडिसिनल डिवाइस रूल 2017, जिस हिसाब से फीस डिस्क्राइब्ड है वैसी फीस देनी होगी। फी रिक्वायरमेंट एज पर द न्यू रूल इज गिवन इन द फिगर में दे दिया गया, हम लोग यहां पे थोड़ा देख लेते हैं। फॉर द रिटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस एप्लीकेंट हैज टू पे 5000 फॉर क्लास A एंड B, रिटेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रिटेन करने के लिए, रखने के लिए, ठीक है ना। 5000 की फीस देनी पड़ेगी A और B क्लास के लिए, एंड 50,000 फॉर क्लास C एंड D। इलेक्ट्रॉनिक मोड और चालान इज इशूड टू सबमिट द प्रिस्क्राइब्ड फीस इन एनी बैंक नोटिफाइड इन द केस ऑफ फी पेएबल टू सेंट्रल लाइसेंस अथॉरिटी, ठीक है वो बता दिया कि बैंक में जाकर देना है, तो इतना ध्यान रखना है। A और B के लिए 5000, C और D के लिए 50,000, ठीक है ना। तो यहां पे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर वन साइट, केवल एक ही साइट, एक जगह के लिए, क्लास A और B के 5000 है, C और D के 50,000 है। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर ईच डिस्टिंक्ट डिवाइसेस, अलग अलग डिवाइस के लिए, ये वन साइट के लिए, एक जगह के लिए, ये अलग अलग डिवाइस के लिए। क्लास A और B के पर डिवाइस 500 है, क्लास C और D के लिए पर डिवाइस 1000 रुपए है। इंपोर्ट लाइसेंस फॉर वन साइट, क्लास A $50, $1000 B के लिए, C और D के लिए $1500। इंपोर्ट लाइसेंस फॉर ईच डिस्टिंक्ट डिवाइस, एक एक डिवाइस के लिए अलग अलग, क्लास A का $1000 है, B का 2000 है, C और D का $3000 है, ठीक है। तो ये फीस है, याद रखना है थोड़ा सा इसको। आगे चलते हैं। नाउ लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस, ये जिस तरह से लेबलिंग हम लोग किसको करते हैं, अपनी दवाइयों को लेबल करते हैं, उसी तरह डिवाइस की लेबलिंग भी बहुत जरूरी है। एनी इंफॉर्मेशन अलाइड विद अ डिवाइस, कोई भी इंफॉर्मेशन जो डिवाइस के रेस्पेक्ट में अलाइड विद अ डिवाइस, डिवाइस के लिए है और वो
क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन टारगेट कर रही है पेशेंट को कि भाई देख लो, इसको ऐसे ही इस्तेमाल होना चाहिए, मतलब ये डिवाइस ऐसे ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए और ये बात पेशेंट को बतानी है। ठीक है, इज कॉल्ड द लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस। सिंपल सी बात है, कोई इंफॉर्मेशन जो हम डिवाइस के बारे में बताना चाहते हैं और टारगेट किसको कर रहे हैं, पेशेंट को, कि पेशेंट समझे इसका इस्तेमाल को, उसको हम लोग लेबल कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू एश्योर, ये यूज किया जाता है सुनिश्चित करने के लिए, दैट की द डिवाइस इज सेफली एंड इफेक्टिवली यूज्ड, कि डिवाइस जो है वो सेफली और इफेक्टिवली अच्छे से इस्तेमाल हो किया जा सके पेशेंट के द्वारा। अब पता चला पेशेंट इस्तेमाल तो कर रहा है, सही तरीका नहीं पता चला कोई डिवाइस है उसको उल्टा इस्तेमाल करना है, सीधा इस्तेमाल करना है, कितना पंच करना है, कितना क्या करना है, तमाम चीजें होती हैं, तो उसको सही तरीका इस्तेमाल का आना चाहिए। नाउ लेबलिंग और डिवाइस, जो डिवाइस की लेबलिंग होती है, असिस्ट करती है पेशेंट को इन अंडरस्टैंडिंग द डिवाइस, डिवाइस को समझने में, इट्स ऑपरेशन, कि वो काम कैसे करता है, मेंटेनेंस, उसका मेंटेन कैसे रखना है, केयर एंड एनी डिस्पोजल एंड सेफ्टी इशू, डिवाइस को कैसे फाइनली इस्तेमाल करने के बाद फेंक देना है, या क्या क्या सेफ्टी इशू हो सकते हैं उसके साथ, उसको सारी इंफॉर्मेशन उस लेवल पे लिखी हुई रहती है। जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस सोल्ड इन इंडिया कैन बी फाउंड इन चैप्टर 5 ऑफ मेडिकल डिवाइस रूल 2017। टोटल जो मेडिसिनल डिवाइस रूल MDR, जिसको हम क्या कहते हैं, MDR भी कहते हैं, है ना, MDR 2017, उसमें करीब 11 या 12 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 5 में उसके सारी सेफ्टी के बारे में बातें लिखी हुई हैं रिगार्डिंग लेबलिंग ऑफ मेडिकल डिवाइस सोल्ड इन इंडिया, कि क्या क्या इंफॉर्मेशन उसके अंदर होनी चाहिए। मेडिकल डिवाइस मस्ट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑन द शेल्फ पैक और ऑन द आउटर कवरिंग, क्या क्या इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तो इसका एक हल्का सा इंफॉर्मेशन है। मेडिकल डिवाइस का नाम और उसका यूज, क्या यूज है, मैन्युफैक्चरर नेम, किसने बनाया है, उसका एड्रेस, उसका लाइसेंस नंबर होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, लेबल के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट शैल बी रिटन मेंशनिंग द मंथ एंड ईयर, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, किस मंथ और ईयर में मैन्युफैक्चर हुई है और एक्सपायर होने जा रही है। लॉट नंबर, किस लॉट में बना है ना, बैच के बैच बनते हैं, बैच नंबर, एंड एनी डिस्टिंक्ट स्टोरेज एंड हैंडलिंग स्टेट, कोई अगर स्टोरेज कंडीशन है उसकी या किस तरह से हैंडल किया जाना है उसके बारे में सारी बातें होंगी। फॉर इंपोर्टेड डिवाइसेस, जो डिवाइस को इंपोर्ट किया गया है, द इंपोर्ट लाइसेंस नंबर विद फुल डिटेल, उसके अंदर पूरी डिटेल होगी, लाइसेंस, इंपोर्ट का लाइसेंस नंबर हो गया विद फुल डिटेल इंक्लूडिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द इंपोर्टर, किसने उसे इंपोर्ट कर रहा है, द एड्रेस ऑफ द साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, किस साइट पे वो मैन्युफैक्चर हुआ है, अलॉन्ग विद द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सिंबल रिकॉग्नाइज्ड बाय बिस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ISO इज रिक्वायर्ड, ये सिंबल बिस का या ISO का रहेगा, जो ये कहेगा कि हाँ ये हमारे स्टैंडर्ड्स जो हैं उनके अकॉर्डिंग फिट है, ठीक है। इन केस ऑफ स्मॉल डिवाइस, को छोटा डिवाइस है, इट शुड इंक्लूड द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड सेफ्टी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ठीक है, छोटा डिवाइस है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कि एक्चुअली वो है क्या और उसका सेफ्टी क्या है उसकी, वो मेंशन करना वहां पे जरूरी होती है। नाउ अब एक और चीज समझो, नोट, फ्रॉम 1 जनवरी 2022 ऑल डिवाइसेस अप्रूव्ड इन इंडिया, जो भी डिवाइस इंडिया में अप्रूव्ड हुए हैं फॉर सेल, सेल के लिए, इंपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, मस्ट हैव यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन, UDI, ठीक है। UDI क्या होता है, सब लोग जानते हैं उसको, ये देखो जादू बारकोड रहता है, बारकोड पे एक नंबर लिखा रहता है, तो देखो उसमें बारकोड में क्या रहता है, जो नंबर रहता है उसमें कुछ नंबर में उसका डिवाइस की आइडेंटिफायर GTI नंबर रहेगा, प्रोडक्शन आइडेंटिफायर, यूज बाय डेट, किस डेट तक यूज किया जाना है, लॉट नंबर, सीरियल नंबर, ये सारा इसमें क्या रहता है, मेंशन रहता है। इसको स्कैन करोगे तो पूरी इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यही है UDI, ठीक है, यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। तो यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन प्रपोज टू एलोकेट यूनिक आइडेंटिफायर टू मेडिकल डिवाइस, ठीक है ना। इस यूनिक डिवाइस आइडेंटिफिकेशन प्रपोज किया गया है जिसे हम एलोकेट कर सकें कि एग्जैक्टली जो मेडिकल डिवाइस है वो कौन बना रहा है, कब बनी है, वगैरह वगैरह सब चीज के लिए, बिकॉज इट विल इंप्रूव इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग कैपेबिलिटी। यहां से क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग है कि वो डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक सीधा स्कैन किया, उसकी ट्रैक कर लिया, कहां बना, कब एक्सपायर हो रहा है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। डिवाइस आइडेंटिफायर इंक्लूड्स द ग्लोबल ट्रेड नंबर एंड प्रोडक्शन आइडेंटिफायर इंक्लूड्स द सीरियल नंबर, ठीक है। जो डिवाइस आइडेंटिफायर आता है, डिवाइस आइडेंटिफायर, इसमें ग्लोबल ट्रेड नंबर, ग्लोबली जो कहें जहां पे मार्केटिंग हो रही है उसका पूरा वो रहेगा, ग्लोबल ट्रेड नंबर, यानी कि पूरी दुनिया में अगर कहीं से सप्लाई होके आया है या सप्लाई हो रही है यहां से, ठीक है।
देन प्रोडक्शन आइडेंटिफायर इंक्लूड्स द सीरियल नंबर रहेगा यहाँ पर, द मैन्युफैक्चरिंग लॉट नंबर रहेगा, एंड द बैच नंबर, आगे जाके बैच नंबर आ जाता है। डिटेल इन एडिशन टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट, और साथ साथ में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट, ये प्रोडक्शन आइडेंटिफायर में और ये डिवाइस आइडेंटिफायर में। ठीक है, डिवाइस कहां बन रहा है, प्रोडक्शन कहां हो रहा है, वगैरह वगैरह सारी बातें यहां पर आ जाती हैं। क्लियर है बातें? यूडीआई नाउ ओके, वो सारी कहानी किसकी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। अब हम बात कर लें सेल को लेकर के, ठीक है ना। कैटेगराइजेशन हो गया, अलग अलग कैटेगरी कर ली हमने। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के जो बातें थी वो सारी कर ली हम लोगों ने। अब सेल को लेकर कुछ बातें कर लें कि मेडिकल डिवाइस को सेल को लेकर क्या क्या कहानी है हमारे पास, या क्या क्या कंडीशंस हैं। तो एनी पर्सन हु इंटेंड मतलब बता चुका हूं बार फिर बता रहा हूं, इंटेंड मतलब जिसकी मंशा है, जो चाहता है बेचना, स्टॉक करना, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल, या जो रखता है, ये ऑफर करता है सेल के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है मेडिकल डिवाइस को, इंक्लूडिंग इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस, इन वाइट्रो, ठीक है, जो डायग्नोस्टिक डिवाइस होते हैं, इन वाइट्रो डायग्नोस्टिक मेडिकल डिवाइस शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म MD 41 सेल के लिए। देखो वो मैन्युफैक्चरिंग के लिए थे, सेल के लिए कौन सा फॉर्म आ गया, MD 41 टू द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, SLA को देगा ये, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी फॉर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिससे कि उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाए, टू सेल, स्टॉक, एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी काम करना चाहता है, सेल करना चाहता है, स्टॉक करना चाहता है, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, उसके लिए उसे MD 41 में SLA से एप्लीकेशन को अपना ग्रांट करवाना पड़ेगा। नाउ द मेडिकल डिवाइस शैल बी परचेज ओनली फ्रॉम इंपोर्टर और लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चरर और रजिस्टर्ड और लाइसेंस एंटिटी। सीधी सी बात यह है कि मेडिकल डिवाइस जो परचेज करेगा, खरीदेगा, केवल जो मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिन्होंने लाइसेंस लेके मैन्युफैक्चरिंग करी है, केवल उनसे ही खरीदेगा वो। The state licensing authority SLA have been directed to individually appoint a licensing authority। अब क्या कह रहा है समझो, तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, हैव बीन डायरेक्टेड मतलब निर्देश देगी, टू इंडिविजुअली अपॉइंट अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी। वो क्या करती है स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, कई बार एक और छोटी सी अपने नीचे एक पैनल बना लेगी, उसको निर्देश देगी, उसने अपॉइंट कर लिया, उसको डायरेक्ट करेगी, निर्देश देगी अ लाइसेंसिंग अथॉरिटी, ठीक है, डेडिकेटेड टू द पर्पज ऑफ इश्यूइंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और वो जो छोटा सा पैनल होगा वो क्या करेगा, डेडिकेट करेगा, उसको डेडिकेट कर दिया गया कि तुम जाकर के रजिस्ट्रेशन मतलब सारी चीज चेक करोगे, और अगर कोई मांगता है उसको सेल करने के लिए रजिस्ट्रेशन मांग रहा है तो उसको रजिस्ट्रेशन दोगे, ठीक है। द स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी विल हैव द अथॉरिटी टू आइदर ग्रांट अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन। SLA के पास अथॉरिटी है कि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे या रिजेक्ट कर दे, विद रीजन देगी, अगर रिजेक्ट करेगी विद रीजंस डॉक्यूमेंट इन राइटिंग, और रिजेक्ट करेगी तो रिटर्न में देना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट किया है। द एप्लीकेशन विल हैव टू बी डिस्पोज्ड ऑफ विद इन 10 days द नोटिफिकेशन रीड, ठीक है। जो एप्लीकेशन है वो 10 दिन के अंदर डिस्पोज होनी चाहिए, डिस्पोज मतलब उसके 10 दिन के अंदर अंदर उसका कुछ ना कुछ रीजन आ जाना चाहिए कि क्या कारण रहा। इन केस ऑफ रिजेक्शन द एप्लीकेशन कैन अपील बिफोर द रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट विद इन 45 days। यहाँ पे वही चीज है कि अगर वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है, क्योंकि यहाँ पे सेल करना है तो 10 दिन के अंदर काम होना चाहिए, और रिजेक्ट होती है तो 45 days के अंदर वो अपील कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के, फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हैविंग रिसीव्ड इंटीमेशन रिगार्डिंग द रिजेक्शन। रिसिप्ट ऑफ हैविंग रिसीव्ड इंटीमेशन, रिसिप्ट जिससे उसे रिसिप्ट मिल जाती है, रिसीव्ड इंटीमेशन, जो इंटीमेशन मतलब जो उसको एक तरह से एप्लीकेशन या रिजेक्शन मिला राइटिंग में रिगार्डिंग द रिजेक्शन, उस दिन से लेके 45 days के अंदर वो अपील कर सकता है। अमॉन्ग द प्री रिक्विसाइट मतलब जिनकी पहले से जरूरत है फॉर ऑब्टेनिंग अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, द सेंटर हैज लेड आउट डिटेल्ड क्राइटेरिया दैट इंक्लूड एन एडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सन सुपरवाइजिंग सेल्स, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अमॉन्ग द प्री रिक्विसाइट फॉर ऑब्टेनिंग अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए जो प्री रिक्विसाइट डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए वो तो चाहिए। द सेंटर हैज लेड आउट डिटेल क्राइटेरिया, उसने एक डिटेल क्राइटेरिया सेंटर ने रखा हुआ है, दैट इंक्लूड एन एडिक्वेटली, उसके अंदर एक एडिक्वेटली ट्रेन्ड पर्सन सुपरवाइजिंग सेल, जो सेल को सुपरवाइज करेगा, यानी क्योंकि भाई मेडिकल डिवाइसेस हैं उसको ऑपरेट करना भी बताना पड़ता है, तो एक ट्रेन्ड पर्सन भी चाहिए प्री रिक्विसाइट जो डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन है उसके अलावा। अब डिटेल्स ऑफ कंपिटेंट टेक्निकल स्टाफ, कंपिटेंट मतलब जो स्टाफ उस डिवाइस के बारे में सारी नॉलेज रखता होगा, अंडर हुज डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन में, उस स्टाफ के डायरेक्शन में, उस स्टाफ के दिशा निर्देश के अनुसार, एंड सुपरविजन, उसके सुपरविजन में, द सेल्स
एक्टिविटी ऑफ मेडिसिनल डिवाइस शैल बी अंडरटेकन। जो कॉम्पिटेंट टेक्निकल स्टाफ है यानी कि ट्रेन पर्सन हुए अपने, उनके सुपरविजन में ही सेल होनी चाहिए, क्योंकि भाई मैं तुमको कोई चीज बेच रहा हूं, सपोज पेन बेच रहा हूं, इसका इस्तेमाल भी तो बताना पड़ेगा मेरे को, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना। शैल बी अंडरटेकन हु शैल possess द फॉलोइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। ये जो ट्रेन स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, उसके पास ये सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। होल्ड अ डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन और इज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। या तो उसका डिग्री होनी चाहिए किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से, या वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हो, या हैज पास इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन और इट्स इक्विवेलेंट, या उसने इंटर पास किया हो, उसके बराबरी का कोई एग्जाम पास किया हो फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 1 ईयर एक्सपीरियंस, और कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस हो इन डीलिंग विद सेल ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। ये तीनों ही कंडीशन अगर हैं तो वो मेडिकल डिवाइस के सेल में पार्टिसिपेट कर सकता है। नाउ द एप्लीकेंट्स हैव बीन डायरेक्टेड टू मेंटेन सेपरेट रिकॉर्ड। जो एप्लीकेंट है उसको डायरेक्टेड मतलब होता है निर्देश दिए जाते हैं, निर्देश किया गया है कि वो एक सेपरेट रिकॉर्ड मेंटेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ इनवॉइस और रजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिटेल, या इलेक्ट्रॉनिक मतलब कंप्यूटर में करेगा, इंक्लूडिंग सॉफ्टवेयर ऑफ परचेजेस एंड सेल, कितना परचेज किया है, कितना सेल कर रहा है ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, शोइंग द नेम एंड क्वांटिटीज ऑफ सच मेडिकल डिवाइसेस, जिसमें उसको जो मेडिकल डिवाइस परचेज कर रहा है या बेच रहा है उनका नाम भी मेंशन करेगा, एंड नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स, या और साथ साथ में किन से वो खरीद रहा है उनका नाम और एड्रेस भी देगा, बैच नंबर भी लिखेगा, लॉट नंबर भी लिखेगा, एंड एक्सपायरी डेट भी लिखेगा अगर एप्लीकेबल है तो। यानी कि ये एक उसे सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करना है। This record will have to be preserved for at least 2 years। ये कम से कम 2 साल के लिए उसे अपने पास रखने होंगे। 2 साल के बीच में कोई भी अथॉरिटी आकर के जो चेक कर सकती है वो आकर के उनसे रजिस्टर मांग सकती है फ्रॉम द लास्ट एंट्री, एंड विल हैव टू बी ओपन टू द इंस्पेक्शन बाय अ मेडिकल डिवाइस ऑफिसर। और उसको ये ओपन करना पड़ेगा रजिस्टर, अगर एक मेडिकल डिवाइस ऑफिसर आता है मांगता है कि भाई दिखाओ क्या क्या सेल हुआ है, क्या क्या खरीदा है, तो उसको ये दिखाना पड़ेगा, जस्ट लाइक जैसे अपना मेडिकल स्टोर में होता है, ठीक है ना। तो ये अपना सेल की कहानी आगे सारी कि सेल में टेक्निकल स्टाफ चाहिए, ये फॉर्म, ठीक है, टेक्निकल स्टाफ, उसकी क्वालिफिकेशन और ये रजिस्टर मेंटेन, ये 3-4 बातें सेल में लिख दोगे, क्लियर है, और ये अपना चैप्टर खत्म हो गया। ओके ठीक है। तो बेटा लॉज के जो फिर बता रहा हूं, लॉज की एग्जैक्ट लैंग्वेज थोड़ी सी कई बार टफ होती है, मैं कोशिश कर रहा हूं उसको सिंपल रखने की पूरी कोशिश की जा रही है, ठीक है। और सबसे जरूरी काम जो तुमको करना है, जब भी एक्ट पढ़ते हो तो क्या करना है, उसे रिवाइज करना है। बार बार मैं अपने हर लेक्चर में कहता हूं, लॉ वाले टॉपिक जब भी पढ़ो उसे रिवाइज पक्का करो। अगर अभी पढ़ लिया समझ लिया तो वापस से शाम तक आते आते उसे रिवाइज पक्का करना है। पीडीएफ लिंक पे मिल जाएगा, ये मेरा नंबर है, कोई प्रॉब्लम आती है। और ये अपना शानदार ऐप जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बच्चे इससे काफी ज्यादा खुश भी हैं और इससे हेल्प ले रहे हैं, ठीक है ना। तो आप भी इसका यूज कर सकते हो। बाकी सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं हर बार बोलता हूं, पढ़ना है और रिवाइज करना है। अगर रिवीजन कर रहे हो तो फिर अपनी मदद तुम खुद ही कर रहे हो, किसी की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है ना। पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट।